अभी सेल का टाइम था और बहुत सारे लोगों ने स्मार्टफोन्स खरीदे भी हैं क्योंकि सस्ते जो हो जाते हैं। अब इस डिस्काउंट से कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में सेलर्स की हालत काफी खराब हो जाती है। और इस चीज के लिए iQOO, OnePlus और पोको को बैन करने की बात चल रही है क्योंकि ये Amazon और Flipkart के साथ मिलकर भारी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। लेकिन क्या ऑफलाइन वाले सही में परेशान है? क्योंकि 64% फोन्स तो ऑफलाइन में ही बिक रहे हैं, तो आखिर दिक्कत क्या है? सो वेलकम टू द 24th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। आज भी हमारे पास टोटल 4 न्यूज स्टोरीज हैं। हम इस बैन वाली से शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि Amazon और Flipkart कुछ सेलर्स को बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ऐसा करने से ये लोग रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। अब ऑफलाइन सेलर्स पहले से ही इस चीज पे नाराज थे, लेकिन सेल्स के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो अब ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि iQOO, पोको और OnePlus पे कंप्लीट बैन ही लगा दो, क्योंकि ये कंपनीज ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने फोन्स को वहां बेचते हैं और ऑफलाइन मार्केट को ये उतना अच्छे से कंसिडर नहीं करते। अब ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एक बॉडी है जो कि 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ऑफलाइन रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने क्लेम किया है कि ये कंपनीज अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस करती हैं, जो कि लोकल बिजनेसेस को तो हार्म करता ही है, एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी रिड्यूस करता है। देखो, ये प्रॉब्लम तो काफी जेन्युइन है, चाहे कस्टमर के एंड पे ना हो, लेकिन किसी ना किसी की रोजी रोटी तो जा ही रही है एंड उसे ऑब्वियसली तकलीफ होगी, क्योंकि एक तरह से ये कंपनीज और प्लेटफॉर्म मिलके एक मोनोपोली बना रहे हैं कि सारा बिजनेस हमारे ही थ्रू होके निकले। और क्योंकि इनके पास अंधा पैसा और रिसोर्सेज हैं, तो ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी घूम के वहीं आ गई है कि अगर एक बिजनेस बड़ा बन रहा है तो दूसरा मर रहा है। बट इस सिचुएशन को देखने का एक और तरीका भी है। अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट का साइज देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में ऑफलाइन बहुत ग्रो कर चुका है एंड नाउ इट्स एट 64%। एंड मेरे ख्याल से ये अब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग महंगे फोन्स लेने लगे हैं एंड इंडियंस जब इतना पैसा लगाते हैं तो वो मोस्टली उस चीज को इन हैंड एक्सपीरियंस करके लेना चाहेंगे। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट ग्रो क्यों हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ हुई। तो नाउ आई एम रियली कंफ्यूज कि जब 64% फोन्स ऑफलाइन से होके निकल रहे हैं तो आखिर रिटेलर्स लड़ाई कर किस बात पे रहे। अब जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें ये क्लियरली बोल रहे हैं कि OnePlus, iQOO और पोको को बैन कर दो। यानी कि जो भी ब्रांड्स थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन सेंट्रिक है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। बट ये तो ब्रांड की चॉइस है ना कि उसे आखिर कौन से मार्केट में अपने फोन्स को लिस्ट करना है। हो सकता है मैं यहाँ कुछ मिस कर रहा हूँ और मुझे पूरी स्टोरी ढंग से समझ ना आई हो, बट एट दिस मोमेंट दिस इज व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम इट। बट OnePlus से रिलेटेड एक खबर और भी है, क्योंकि अगर बैन करने की बातें चल रही है तो OnePlus के दिन कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे, क्योंकि जर्मनी में OnePlus बैन हो चुका है फिर से। पिछले साल 2023 में पूरे बीबी के ग्रुप पे ही बैन लग गया था क्योंकि नोकिया से एक लीगल बैटल हार गए थे एंड फिर जनवरी 2024 में एटलीस्ट OnePlus ने कम बैक कर लिया था और इन्होंने ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिए। लेकिन अब इन पे वापस बैन लग गया है ड्यू टू सम पेटेंट डिस्प्यूट एंड OnePlus पे तो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर से तीर चल रहे हैं। इंडिया जैसे बड़े मार्केट में सेल्स घट रही है और लोग इनके फोन्स में ग्रीन लाइन से भी परेशान हो रखे हैं। बट इस बैन की टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम में ये लोग OnePlus 13 सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो इनके साथ तो बहुत बुरा स्कैम हो रहा है। और अगर एक स्कैम की बात हो ही रही है तो एक छोटे से टेक स्कैम से एक टीचर की डेथ हो गई। अब इस स्टोरी पे मूव करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर ओडू। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काफी बढ़ गए हैं, लेकिन जब पेमेंट्स लेने की बात आती है तो लोगों को इनवॉइस सही से बनाना ही नहीं आता। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ओडू, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक प्रोफेशनल इनवॉइस बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके odoo.com पे जाना है और इनवॉइस ऐप को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जनरल रजिस्ट्रेशन कर लो और कस्टमर इनवॉइस पे क्लिक करके आप अपना पहला इनवॉइस जनरेट कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड कर दो, लाइक कस्टमर डिटेल्स, इनवॉइस डेट एटसेट्रा, एंड उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लो विद इट्स प्राइसिंग। इसके बाद इनवॉइस लेआउट सिलेक्ट करके यू आर रेडी टू डायरेक्टली मेल इट टू योर क्लाइंट्स और आपको डैशबोर्ड पे ही पेड और अनपेड का स्टेटस भी मिल जाएगा। ओडू का बेस्ट पार्ट ये है कि वन ऐप इज फ्री फॉरएवर विद लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो ओडू की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। अब हम हमारी अगली स्टोरी पे मूव करते हैं। अब देखो, मैं काफी बार आपको टेक स्कैम्स के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन कई बार चीजें हद से ज्यादा बुरी हो जाती है, जैसे कि इस केस में हुआ। एक स्कैम कॉल से टीचर की जान चली गई। देखो हुआ क्या कि स्कैमर ने इनको व्हाट्सएप कॉल करके बोला कि आपकी बेटी एक स्कैंडल में पकड़ी गई है और अब उसका फ्यूचर खतरे में, और अगर टीचर ने इन्हें 1 लाख रुपए नहीं दिए तो ये इनकी बेटी को एक्सपोज कर देंगे। अब इस कॉल के बाद वो ऑब्वियसली घबरा गई और इन्होंने अपने बेटे को कॉल किया और सब बताया। अब जब इनके बेटे ने वो नंबर चेक किया तो इन्हें पता चला कि वो तो स्कैमर का नंबर है एंड उसने अपनी मदर से बोला कि ये तो स्कैम कॉल है, आप इसे इग्नोर कर दो। अब पूरा श्योर होने के लिए इन्होंने अपनी बहन को भी कॉल करके पूछा एंड ऑब्वियसली शी डिनाइड एवरीथिंग। और इसके बाद इन्होंने अपनी माँ से कहा कि आप टेंशन मत लो। अब अगर ये टीचर यहाँ मान जाते तो सिचुएशन सॉर्ट हो जाती, लेकिन हुआ यूं कि अपनी टेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाए एंड उनकी हेल्थ और खराब होने लग गई। अब इनको सीवियर एंजाइटी और चेस्ट पेन होने लगा और जब इन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी वहीं डेथ हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक बंदा था जो अश्योर कर रहा था कि ये स्कैम है,
बट समवन लॉस्ट देयर लाइफ क्योंकि वो डिजिटली इतने लिटरेट नहीं थे। एंड ऑनेस्टली सब लोग स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं होते, कुछ बहुत ही भोले भाले लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई स्कैम दिखता है तो याद रखना कि सिर्फ बताना काफी नहीं होता। जब स्कैमर इतने वीक पॉइंट्स को टच करके उनका फायदा उठा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं है हम इस चीज का वेट करें कि ये हमारी फैमिली में से किसी के साथ हो और तब हम उनको सिखाएं। आप इन जनरल भी फैमिली कॉन्वर्सेशन छेड़ सकते हो और थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो। मैं जानता हूँ आपके घर में आपकी कोई सुनता नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट कानों में से बात निकालना कई बार अच्छा होता है। अब कोई तो एपिक गेम्स के कानों में से ये बात निकालो कि लॉ सूट खेलना बंद करें। मैं आपको एप्पल, गूगल और एपिक गेम्स की स्टोरी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इस बार ये उनके बारे में नहीं है। इस बार एपिक ने गूगल और सैमसंग को लपेट लिया और उनपे ये एलिगेशन लगाया है कि ये दोनों मिलकर थर्ड पार्टी कंपटीशन को ब्लॉक कर रहे हैं। डिटेल्स में जाएं तो सैमसंग फोन्स में ऑटो ब्लॉकर करके एक फीचर होता है जो कि आपको सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज से ही एप्स को इंस्टॉल करने देगा, यानी कि या तो प्ले स्टोर या गैलेक्सी स्टोर। और ये फीचर बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। हाँ, इसे ऑफ किया जा सकता है लेकिन डिफॉल्ट ऑन होता है। अब एपिक ये कह रहा है कि ये फीचर और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गारंटी है कि एंड्रॉइड ऐप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे गूगल का डोमिनेंस बना रहे। अब एट द सेम टाइम सैमसंग ये तो कह रहा है कि आप ऑथराइज्ड सोर्सेज से ऐप्स को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाया ही नहीं है जिससे कि कोई रैंडम स्टोर उस ऑथराइज्ड स्टोर की लिस्ट में आ सके। अब सैमसंग सामने से कहता है कि हम अपने यूजर्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी का प्रॉमिस करते हैं तो हम उन्हें वो देंगे, और यूजर्स के पास ये ऑप्शन भी तो है कि वो इसे डिसेबल कर सकते हैं। सो आप अपने बेसलेस क्लेम्स को अपने पास रखो। आगे से एपिक ने एक बहुत ही अजीब सी चीज बोली कि सैमसंग फोन्स में अगर आपको किसी और स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है तो वो एक 21 स्टेप्स का प्रोसेस है, जबकि इनकी खुद की वेबसाइट पे ऑटो ब्लॉकर को बंद करने के लिए 4 स्टेप्स दिखाए हुए हैं। एंड सैमसंग तो ये भी कह रहा है कि हाँ, बाय डिफॉल्ट ये फीचर ऑन होता है, लेकिन यूजर्स के पास इसको बंद करने का ऑप्शन इनिशियल सेटअप के टाइम पे ही आ जाता है, यानी कि हम यूजर पे कुछ थोप नहीं रहे, हम उसे एक चॉइस दे रहे हैं। तो देखो, मोटी मोटी स्टोरी ये ऐसी है, और इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि शायद सैमसंग ठीक बोल रहा है, क्योंकि ये इस फीचर को इनिशियली बंद करने का ऑप्शन देते हैं, उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके भी बंद कर सकते हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका ब्लॉकर ऑन है और आप कोई अनऑथराइज्ड सोर्स से ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने रीजन लिखा आता है कि हम आपको क्यों इंस्टॉल नहीं करने दे रहे, और इसके आगे सॉल्यूशन भी लिखा होता है कि आप ऐसे करके इस ब्लॉकर को ऑफ कर सकते हो, और इसके बाद एक पॉपअप आता है कि ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। तो अगर सैमसंग चाहे तो ये पिछला वाला स्टेप मिस करके वो डायरेक्ट अगला ऐप नॉट इंस्टॉल्ड वाला पॉपअप दिखा सकता है। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द सिचुएशन। बाकी अब 4 दीवारों में क्या हो रहा है वो किसे ही पता है। इनकी 4 दीवारों का नहीं पता, लेकिन एप्पल की 4 दीवारों में आग लगी हुई है। साप्ताहिक एप्पल सेगमेंट की न्यूज नंबर 1। अगर आपको नहीं पता हो तो इंडिया में फिलहाल एप्पल टाटा के साथ मिलकर आईफोन्स बना रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनके एक कंपोनेंट प्लांट में आग लग गई। अब दिक्कत यह है कि नॉर्मल डेज में ये चीज मैनेज हो जाती है, लेकिन फेस्टिव सीजन है तो डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, तो दिक्कत भी ज्यादा आएगी। अब एप्पल के पास इंडिया में कई फैक्ट्रीज हैं, कुछ फॉक्सकॉन की है, कुछ टाटा की है, और जिस फैक्ट्री में आग लगी है वो इंडिया में इकलौती है जो आईफोन्स के बैक पैनल्स बना के फॉक्सकॉन और टाटा की फैक्ट्रीज में भेजती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से प्रोडक्शन पे 10-15% का हिट तो आ सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एप्पल को यहाँ बनने वाले कुछ पार्ट्स चाइना से सोर्स करने पड़ेंगे, विच दे डोंट वांट, क्योंकि इसीलिए तो वो इंडिया आए हैं ताकि वो चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को कम कर सके। ऑल्दो इन फैक्ट्रीज में 3-4 हफ्ते का स्टॉक तो होता ही है, लेकिन अगर उसके बाद भी इशू फिक्स नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ सकती है। ये थोड़ी बुरी खबर थी। अच्छी खबर दूं तो एप्पल इंडिया में अपने थोड़े और रिटेल स्टोर्स को खोलने वाला है, क्योंकि इनके अभी वाले 2 स्टोर्स इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अभी ज्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ सिटीज के नाम सामने जरूर आए हैं, जैसे कि पुणे, बैंगलोर, इवन दिल्ली और मुंबई में एक स्टोर और खुल सकता है। तीसरी खबर में आईफोन 16 सीरीज की टीयर डाउन वीडियोस आने लगी है, एंड उनसे ये पता चला है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स की बिल ऑफ मटेरियल्स की कॉस्ट है $485, यानी कि करीब 40,000 रुपए, जो कि 15 प्रो मैक्स से $32 ज्यादा है, उसकी $453 थी। अब इसमें इसकी डिस्प्ले और ये कैमरा यूनिट सबसे महंगा है, बोथ कॉस्ट अराउंड $80। जो ये पॉइंटलेस कैमरा कंट्रोल का बटन है वो $1500 रुपए का है, और A18 Pro $45 की है। अब अगर आप सारे कंपोनेंट प्राइसेस को पिछली बार के 15 प्रो मैक्स से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस बार एप्पल का ग्रॉस प्रॉफिट 59.6% है, लेकिन पिछली बार 62.2% था, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अ कंपनी, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम तो लेंगे ही। ऑल्दो ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें मार्केटिंग और बाकी सारे एक्सपेंसेस ऐड होने बाकी हैं, तो एप्पल एक आईफोन पे 1 लाख रुपए नहीं कमाता। बट जब भी हम ये फिगर्स देखते हैं, ये देख के दुख जरूर होता है कि यार ये चीज इतने कम प्राइस में बन जाती है, बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बाकी हर साल सेम फोन बना के वैसे भी आपका प्रॉफिट रूफ टॉप पे चढ़ ही जाएगा। पूरी वीडियो ये रही, मैं आपको वहीं मिलूंगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।